स्पीति वैली इंडिया और तिब्बत के बीच बसी हुई एक ऐसी लोकेशन जहां आपको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े बंजर पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई जहां आपको देखने को मिलता है दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ पोस्ट ऑफिस और साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ गांव कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं 1100 साल पुराने गांव, 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्रीज और साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एक ऐसी लेक जो दिन में 7 बार अपना कलर चेंज करती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है अपनी स्पीति वैली में। तो आइए इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं एंड जानते हैं कितनी सुंदर है और क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए स्पीति वैली में। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हैं परमन व्हील्स। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीति वैली के बारे में। आप लोग किस तरह स्पीति वैली ट्रिप प्लान कर सकते हो, क्या स्टेज के ऑप्शन है, क्या बजट रहता है एंड क्या क्या बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है पूरी स्पीति वैली के अंदर। आज से 5 से 6 महीने पहले मैंने स्पीति वैली विजिट किया था एंड एक एक जगह अच्छे से एक्सप्लोर करी थी। तो इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबके साथ शेयर करूंगा पूरा स्पीति वैली का ट्रिप आप किस तरह प्लान कर सकते हैं। तो इस सीजन में अगर आप लोग स्पीति वैली प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर स्पीति वैली प्लान नहीं भी कर रहे हो ना तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये सुंदर सी जगह स्पीति वैली उसका वर्चुअल टूर आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पीति वैली को किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। देखिए स्पीति वैली जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक जाता है शिमला साइड से एंड एक जाता है मनाली की तरफ से। कुछ लोग मनाली साइड से जाते हैं, कुछ लोग शिमला की तरफ से जाते हैं एंड कुछ लोग होते हैं हमारी तरह जिन्हें एडवेंचर हद से ज़्यादा पसंद होता है, तो शिमला से मनाली का पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। एंड देखिए इसमें एक चीज़ है कि जो मनाली साइड का रास्ता है वो पूरे 12 महीने खुला नहीं रहता है, वो सिर्फ ओपन रहता है मई मंथ से लेके सितंबर एंड अक्टूबर तक। बाकी महीने वो बंद रहता है हैवी स्नोफॉल की वजह से। एंड एक चीज़ और है, जो मनाली साइड का रास्ता है ना पूरी स्पीति वैली का सबसे एडवेंचरस रास्ता है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो मैं डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहिएगा। क्योंकि जो मनाली साइड का रास्ता है ना, मैं अगर बोलूँ तो असली एडवेंचर पूरी स्पीति का वो मनाली की तरफ से होता है, तो मैं बताऊंगा अच्छे से आपको। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह हमने स्पीति वैली का ट्रिप प्लान किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 हम लोग दिल्ली से निकले थे सुबह 7 बजे शिमला के लिए। हमने पहला स्टॉप शिमला लिया था। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग शिमला साइड से अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो नारकंडा भी स्टॉप लेते हैं। हमने शिमला लिया था, शाम को शिमला पहुंचे, माल रोड घूमा, एक्सप्लोर किया एंड रेस्ट किया। उसके बाद डे 2 हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। शिमला सुबह 7 बजे निकले एंड हमने नारकंडा में बहुत सुंदर सुंदर एप्पल ऑर्चर्ड्स देखे, एप्पल फैक्ट्रीज देखी। उसके बाद आके आपको देखने को मिलता है रामपुर। रामपुर क्रॉस करने के बाद नज़ारे एकदम से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड आप एंटर कर जाओगे किन्नौर वैली के अंदर। और पहला पॉइंट आपको अपनी स्पीति जर्नी में देखने को मिलता है रॉक टनल। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा सा माउंटेन, इसके बीच में से रोड निकाली हुई है और ये बहुत फेमस पॉइंट भी है, हर कोई यहाँ पे रुक के फोटोज वीडियोस बनाता है। एंड इस पॉइंट को देखने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। एंड जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक पॉइंट आता है जिसमें एक रास्ता सीधा निकल जाता है आपका कल्पा टाबो नाको के लिए एंड चितकुल के लिए अलग कट जाता है। बहुत से लोग चितकुल को स्किप कर देते हैं, लेकिन हम लोग स्पीति वैली पहली बार गए थे तो हम स्किप करना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने चितकुल गए, तो जहाँ से बेसिकली टर्न आता है वहाँ से आपको 40 to 45 किलोमीटर चितकुल के लिए अलग जाना पड़ता है। तो डे 2 में हमने ये जर्नी कंप्लीट करके रात को चितकुल पहुँचे थे। एंड चितकुल जब पहुँचते हो तो चितकुल पहुँचने से 20-25 किलोमीटर पहले का रास्ता थोड़ा सा खराब है, ऑफ रोड टाइप बोल सकते हो उसे आप। और डे 3 में हमने मॉर्निंग में चितकुल का व्यू देखा, बहुत शानदार था। बसपा रिवर के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव। एंड इस विलेज की खासियत ये है कि ये इंडिया का लास्ट बॉर्डर है तिब्बत साइड से। एंड यहाँ पे एक फेमस अट्रैक्शन है, वो ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। ये आपने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। एंड इस ढाबे पे जाके यहाँ के फेमस राजमा चावल ज़रूर टेस्ट करिएगा। और चितकुल में आप लोगों को बसपा रिवर के किनारे कैंपिंग ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कैंप का मज़ा भी कर सकते हैं। और चितकुल घूमने के बाद हम लोग वापसी आए, बीच में सांगला विलेज भी देखने को मिलता है। सांगला बहुत सुंदर लोकेशन है और सांगला की होली बहुत फेमस है एंड यहाँ पे मोनेस्ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिलती है। एंड उसके बाद हम उसी पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे हमने लास्ट डे एक कट लिया था चितकुल के लिए और हम लोग पहुंच गए कल्पा। कल्पा बहुत अच्छी खासी हाइट पे है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सुसाइड पॉइंट। बेसिकली कल्पा के अंदर सिर्फ एक ही यही पॉइंट है जो आप देख सकते हो, सुसाइड पॉइंट। एंड सुसाइड पॉइंट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट से जब आप नीचे देखोगे
तो बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई आपको देखने को मिलती है एंड रोड्स बहुत नैरो हैं। अब आप ड्राइव करके जाओगे अपनी गाड़ी से या बाइक से भी तो आपको एक अलग ही थ्रिल, अलग ही एडवेंचर फील होगा इस रोड के ऊपर। और कल्पा से सुसाइड पॉइंट देखने के बाद हम लोग पहुंचे नाको, जिसमें आपको बीच में रेकॉन्ग पीओ भी देखने को मिलता है। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि यार रेकॉन्ग पीओ से आप लोग पेट्रोल वगैरह फिल करवा लेना, क्योंकि इसके बाद पेट्रोल पंप आपको 200-250 किलोमीटर तक कहीं नहीं देखने को मिलता। बेसिकली सिर्फ सीधा काजा में देखने को मिलता है। ये गलती हमने करी थी, आप मत करना, क्योंकि स्पीति वैली में सिर्फ फिर काजा में पेट्रोल पंप है और कहीं मिलता नहीं, फिर आपको ब्लैक में खरीदना पड़ता है। हमने ब्लैक में लिया था, तो ये थोड़ा सा इशू है, रेकॉन्ग पीओ में फिल करवा लेना। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कल्पा से नाको के रूट में दिन में ट्रैवल कर रहे हो तो इस रूट में बीच में आपको खाब संगम देखने को मिलता है, आप उसे भी देख सकते हो। हम वो नहीं देख पाते हो कि हम शाम हो गई थी और रात में हम लोग नाको पहुंचे थे। एंड गाइस, नाको पहुंचने के बाद हम लोगों ने बहुत ही सुंदर से होम स्टे में स्टे किया। मोनी आंटी का ये होम स्टे था, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस ट्रिप में ना, जो पूरी स्पीति वैली में आप लोग घूमते हो, तो आप लोगों को स्टे के ऑप्शंस के लिए होम स्टे देखने को मिलते हैं। देखो, होटल्स की फैसिलिटीज़ नारकंडा शिमला तक ही रहती है, उसके आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको होम स्टेज का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एंड होम स्टे में स्टे करने का एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोकल से बात करने का, उनकी स्टोरी सुनने का, किस तरीके से वो विंटर में एक्सट्रीम कंडीशंस में यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वो सब जानने का मौका मिलता है। तो एक बहुत ही अलग चीज़ है। एंड गाइज, नाको विलेज को स्किप मत करिएगा। नाको विलेज में स्टे किया हमने एंड नेक्स्ट डे जब हम नाको में उठे तो मैंने अपनी विंडो से कुछ ऐसा व्यू देखा कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे उस व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि नाको विलेज को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पे आइए, नाइट स्टे करिए, नेक्स्ट डे उसके बाद आप ऐसा व्यू देखने को मिलता है आपको। और नाको में एक बहुत सुंदर सी लेक है जो देखते ही, जिसकी ब्यूटी मतलब ऐसी है कि आप, मेरे पास तो लिटरली यार वर्ड्स नहीं थे इस लेक की ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड इसके आसपास का जो लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है ना, वो इसकी ब्यूटी में ऐड ऑन करता है। एंड एक चीज़, अगर आप लोग विंटर्स में इस लेक पे विजिट करते हो तो ये लेक विंटर्स के टाइम पे आपको जमी हुई देखने को मिलती है। तो विंटर्स में इसकी अलग ब्यूटी है, समर्स में अलग ब्यूटी है। हम लोग सितंबर के मंथ में गए थे तो कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिला था। और नाको विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़े टाबो विलेज के लिए। एंड एक चीज़ है कि जब आप टाबो विलेज के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो रास्ते एकदम से आपको देखने को मिलता है, लैंडस्केप बहुत डिफरेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम बंजर से पहाड़ देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी गहरी खाई देखने को मिलती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, रोड कंडीशंस बहुत शानदार है। ऐसी हाइट पे, ऐसी लोकेशंस पे भी मैं हैट्स ऑफ बोलना चाहूँगा बीआरओ को कि उन्होंने इतनी शानदार रोड कंडीशंस प्रोवाइड कराई है। आप खुद ड्राइव करोगे तो आप खुद बोलोगे कि भाई बीआरओ को तो लिटरली हैट्स ऑफ है। एंड टाबो विलेज से ही पहले एक रास्ता कट जाता है अलग, ग्यू विलेज के लिए। इसको ज़रूर विजिट करिएगा। ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ सकता है इस विलेज के लिए, लेकिन ग्यू विलेज बहुत छोटा सा विलेज है। एंड इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अराउंड ओल्ड मम्मी रखी गई है, जो कि एक मॉन्क थे। एंड आप इस मम्मी स्टैचू को ध्यान से देखोगे तो इनके टीथ हैं, जो नेल्स वगैरह हैं, बिल्कुल ठीक है आज भी, जो अपने आप में एक खास बात है। ग्यू विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंचे टैबो विलेज में। एंड गाइस, टैबो विलेज लिटरली बहुत सुंदर गांव है। ये खास इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसे मान्यता है, ये 1100 साल पुराना गांव है। एंड यहाँ पे मोनेस्ट्री है जो कि 1100 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री है। एंड इस मोनेस्ट्री को जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर में एज इट इज़ मेंटेन करके रखी गई है। एंड थोड़ा सा अगर आप ऊपर ट्रैक करके जाओगे ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर, तो आपको केव्स देखने को मिलती है। पहले के ज़माने में मॉन्क्स इन्हीं केव्स में मेडिटेशन किया करते थे। एंड लिटरली जब आप इन केव्स में जाते हो ना, तो आपको इतनी शांति फील होती है, जैसे मैं सही बताऊं तो आज अपनी हार्ट बीट है ना, आप उसे भी सुन सकते हो, उसे भी फील कर सकते हो। इतनी शांति, इतना पीस होता है इतनी हाइट पे। एंड इतनी हाइट पहुंचने के बाद पूरे टाबो विलेज का व्यू आपको देखने को मिलता है। बहुत सुंदर ये लोकेशन है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो टाबो विलेज को ज़रूर विजिट करिएगा। तो गाइस, टाबो विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़े काजा की तरफ। एंड काजा की तरफ जब आगे बढ़ते तो आपको बीच में एक रास्ता कट जाता है धनकर के लिए, धनकर विलेज के लिए। एंड धनकर विलेज बहुत अच्छी खासी हाइट पे बना हुआ है, छोटा सा गांव है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है आपके स्पीति ट्रिप के लिए, क्योंकि जब पहले राजा महाराजा का टाइम होता था, वो लोग धनकर से ही, यहीं से पूरी स्पीति के ऊपर रूल किया करते थे। बेसिकली आज के टाइम में काजा हेडक्वार्टर है स्पीति का, एंड पहले के टाइम में धनकर गांव होता था हेडक्वार्टर स्पीति के लिए। तो हमने धनकर में जाके होम स्टे लिया एंड वहाँ पे हमने रेस्ट किया। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धनकर विलेज का कुछ ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिला जिसके लिए स्पीति वैली जानी जाती है। एंड धनकर में एक बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है जिसमें हम लोग गए थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद।
एंड इस मोनेस्ट्री से लिटरली जो व्यू आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिल रहा था हमें धनकर विलेज का, बहुत शानदार था, बहुत शानदार। मैं शब्दों में इसे बयां कर दूंगा इस धनकर विलेज के व्यू को तो जस्टिस नहीं होगा सीरियसली। एंड धनकर विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं काजा। एंड काजा होते हुए हम लोग सबसे पहले जाते हैं हिक्किम, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। एंड ये भी सबसे मेन अट्रैक्शन है आपके स्पीति वैली ट्रिप के लिए। यहाँ से आप लोग अपने चाहने वालों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली को पोस्ट कार्ड भेज सकते हो। एंड इसी के साथ आपको वहाँ पे देखने को मिलता है लांगजा विलेज, जिसे फॉसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पहले के ज़माने में, यानी कि बहुत पहले कभी, ये गांव पूरा पानी के अंदर था। एंड आज भी आपको यहाँ पे फॉसिल्स देखने को मिल जाते हैं। लांगजा विलेज के बाद हम लोग पहुँचे कॉमिक, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज है कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, और ये भी बहुत ही छोटा सा गांव है। तो बेसिकली ये 3 जगह, लांगजा, कॉमिक एंड हिक्किम, एक ही रूट पे पड़ती है। काजा से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है आपको। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापसी नीचे पहुंचे काजा, एंड हमने काजा में नाइट स्टे किया। काजा एक ऐसी लोकेशन है पूरे स्पीति वैली के अंदर जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको होटल देखने को मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, सब कुछ देखने को मिलता है। एंड यहीं पे आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप भी। तो आप लोग काजा आओ तो यहाँ पे पेट्रोल ज़रूर फिल करवा लेना, क्योंकि इसके बाद और इससे पहले पेट्रोल पंप नहीं देखने को मिलता पूरे स्पीति वैली में। काजा में नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग काजा से निकले और अपनी स्पीति वैली ट्रिप को आगे बढ़ाया। एंड लिटरली गाइज, इसके बाद जो नज़ारे और जो एडवेंचर हमारा वेट कर रहा था, हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी। आप खुद देखिए। इसके बाद हम लोग सबसे पहले गए की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री सबसे प्राइम एंड सबसे मेन लोकेशन है स्पीति वैली के अंदर। स्पीति वैली की जब भी बात की जाती है तो की मोनेस्ट्री का एरिया ज़रूर दिखाया जाता है। एंड इस की मोनेस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे मेडिटेशन केव्स अंदर जाके। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं, हमने अंदर कुछ भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करी थी। बट इसके साइड से एक रास्ता जाता है, थोड़ा सा आपको ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है, जहाँ से आपको की मोनेस्ट्री का बहुत शानदार व्यू देखने को मिलता है। एंड मोस्टली लोग यहीं पर जाके फोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाते हैं। की मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आगे बढ़े एंड इसके बाद के नज़ारे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो गए थे एकदम से। एंड हमने एक हिमालयन इबेक्स को भी स्पॉट किया। एंड इसके बाद हमें देखने को मिला एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज। इसके बारे में भी आप सबने ज़रूर सुना होगा। एंड लिटरली इस ब्रिज से जब आप नीचे देखते हो तो बहुत ही गहरी खाई आपको देखने को मिलती है यहाँ से। और जब लहराते हुए तिब्बतन फ्लैग्स आप इस ब्रिज के ऊपर देखोगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। और अगर आप लोग शिमला से स्पीति वैली ट्रिप एंटर कर रहे हो और शिमला से एग्जिट करना चाहते हो तो चीचम ब्रिज घूम के लोग यहीं से वापसी निकल जाते हैं एंड अपना स्पीति वैली ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग विजिट कर रहे हो मई मंथ से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में तो इसके आगे भी आप जा सकते हो, क्योंकि इसके आगे का रास्ता सिर्फ मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ही खुला होता है। इसके आगे का रास्ता बाकी महीनों में बंद रहता है। एंड एक सबसे खास बात, असली एडवेंचर स्पीति वैली का जो बोलूँगा, सबसे ज़्यादा एडवेंचर जो मैं बोलूँगा, इसके आगे देखने को मिलता है। आप खुद देखिए। तो गाइस, चीचम ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आगे बढ़े, हमें देखने को मिला लोसर विलेज। एंड लोसर विलेज तक का जो रास्ता था, ऐसा लैंडस्केप मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था पहाड़ों का। लोसर विलेज क्रॉस करते ही आपके मोबाइल के नेटवर्क्स चले जाएंगे। इस विलेज के बाद नेटवर्क्स नहीं आएंगे। एंड इस विलेज के बाद की रोड कंडीशंस ख़राब, बद से बदतर होती चली जाएंगी, क्योंकि ऑफ रोडिंग का अगर आप लोगों को मज़ा लेना है, एंजॉय करना है, एडवेंचर देखना है तो इस रूट को एक्सप्लोर करिए मई से सितंबर के बीच में। लोसर विलेज के बाद आपको देखने को मिलता है कुंजुम पास, जहाँ पे कुंजुम माता का मंदिर भी है। यहाँ पे एक परिक्रमा चक्कर लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िए एंड इसके बाद आप पहुँच जाओगे चंद्रताल लेक। एंड लिटरली चंद्रताल लेक पहुँचते पहुँचते मैं रात को 9 बज गए थे। मतलब एग्जैक्ट लेक पे, लोकेशन पे नहीं, लेक से 2 किलोमीटर पहले कैंप्स बने हुए हैं वहाँ पे। लेक पे तो रात को जाना अलाउड ही नहीं है। एंड रोड कंडीशंस लिटरली ऐसी थी, मतलब मेरी लाइफ का सबसे टफ़ ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। टफ़ भी बोलो, एडवेंचर भी बोलो, कि मज़ा आ रहा था। इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग गए थे। एंड चंद्रताल में जो ठंड हमने देखी, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है, ठंड ऐसी होती है कि सूखी ठंड जिसे बोलते हैं। 2 रजाइयाँ हमने ली हुई थी कैंप के अंदर, फिर भी ठंड रुक नहीं रही थी। एंड जब सुबह हम उठे नेक्स्ट डे तो वॉशरूम जो थे अपने कैंप के अंदर, उसमें पाइप से पानी वगैरह सब कुछ जमा हुआ था। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस थी। एंड हम ऐसे रास्तों से ड्राइव करके आए थे, लिटरली बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी था, मज़ा भी आया था। बट ये था कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्या होगा, तो आप खुद देखिए। मैंने उस टाइम पे लाइव ब्लॉग में क्या बोला था, इमोशंस में आके देखिए। बहुत ज़बरदस्त ठंड है यार। गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी थोड़ी देर के लिए,
भाई मैं ये बोलूँगा स्पीति वैली अलग, चंद्रताल अलग, इतना इजी नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं लोग और कह देते हैं स्किप टू द गुड पार्ट। भाई कहने की बात है, स्किप टू द गुड पार्ट इतना इजी नहीं है। लग गई दिल्ली की लैंग्वेज में बोलूँ ना, एक बार को तो फट गई थी भाई। सो गाइस इसके बाद हम लोगों ने कैंप में ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी कैंप्स हैं आपको मिल जाते हैं 600 to 700 पर पर्सन पर नाइट के लिए, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट वगैरह भी और डिनर वगैरह भी इंक्लूड होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो एक जगह आती है जिसमें गाड़ी आप खड़ी करते हैं एंड 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके आपको जाना पड़ता है एंड आपको देखने को मिलती है बहुत सुंदर सी लेक जो कि है चंद्रताल लेक, जो कि मून लेक के नाम से भी जानी जाती है। एंड ऐसा कहते हैं कि दिन में 7 बार ये लेक अपना कलर चेंज करती है एंड इस लेक की गहराई आज तक किसी को भी नहीं पता और ये एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस भी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस लेक पर जा रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस लेक की रिस्पेक्ट करिए एंड यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह ना करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है, यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी ना करें। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है, वो लोग इसमें स्विमिंग वगैरह कर लेते हैं एंड फिर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डेथ भी हुई है। इसके बाद हम लोग अपने कैंप में पहुँचे, गाड़ी उठाई और आगे बढ़ गए मनाली की तरफ। एंड गाइज चंद्रताल से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है 70 किलोमीटर का एंड ज़िंदगी के 70 किलोमीटर ये अब तक के मेरे सबसे एडवेंचरस, सबसे टफ़, जो मर्जी बोलूँ बहुत टफ, क्योंकि ये ऐसा ऑफ रोडिंग रास्ता था। लोग वहाँ के लोकल्स, उनकी वर्ड्स से, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, वहाँ के लोकल्स लोगों के वर्डिंग है कि जो ले लद्दाख का रूट है मनाली से, जो वाटर क्रॉसिंग वहाँ पे आती है, वो भी कुछ नहीं है इस रूट पे। सबसे ऑफ रोड रास्ता है, ऐसी ऐसी वाटर क्रॉसिंग, घुटनों तक पानी एंड हमारी गाड़ी भी बलिनो थी जिसमें ग्राउंड स्पेस कम है तो रिस्क भी था। बहुत धीरे धीरे हम सावधानी से, बहुत ध्यान से गाड़ी निकाल के लेके आए, लेकिन एडवेंचर भी हमें, इसी एडवेंचर के लिए हम लोग गए थे। तो अगर आप लोग इस रूट पे जा रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड स्पेस कम है तो बहुत ध्यान से आपको ड्राइव करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड स्पेस अच्छा खासा है, 4x4 गाड़ी है, फिर तो कोई इशू नहीं है, आराम से आप एंजॉय कर सकते हो। ना आपके मोबाइल के नेटवर्क होंगे, ना कोई दुकान, ना ढाबा, ना घर, ना गाँव, कुछ नहीं, सिर्फ बंजर पहाड़ और ऐसे रास्ते जो कि मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये 70 किलोमीटर पूरे करने के लिए हमें पूरे 12 घंटे का समय लगा था। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कितने टफ थे ये, कितना एडवेंचरस और टफ रास्ता था ये। इसी के साथ हमारा स्पीति का ट्रिप यहीं पे एंड हुआ मनाली साइड पे। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। ये था अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से आप लोगों मतलब अपने ट्रिप में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसलिए मैंने शेयर किया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप लोग हर जगह स्पीति में एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। जैसे कि शिमला तक आप जा सकते हो, नारकंडा जा सकते हो, रिकांगपिओ तक जा सकते हो, चितकुल जा सकते हो, काजा तक जा सकते हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पॉसिबल नहीं, जैसे कि हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, ये कुछ ऐसी जगह, जैसे कि धनकर मोनेस्ट्री हो गई, आपका चंद्रताल हो गया। चंद्रताल जाती है HRTC की बसें जाती है जो केलोंग के लिए जाती है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देखिए पॉसिबल है, आप लोग स्पीति ट्रिप कर सकते हो, लेकिन बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम है एंड आपको लोकल से लिफ्ट लेनी पड़ सकती है बीच बीच में, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा सॉर्टेड है। इसलिए सबसे बेस्ट वे में बोलूँगा, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो अपनी तो बेस्ट है टैक्सी बुक कर सकते हो। टैक्सी थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है, इसके लिए चीप वे पड़ सकता है कि आप लोग शिमला जाइए, शिमला से बाइक रेंट पे कर लीजिए। बाइक का रेंट रहता है शिमला से 1000 रुपये से लेकर 1500 के बीच में पर डे का। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स देखा जिन्होंने शिमला से बाइक रेंट पे ली हुई थी एंड फिर वो पूरा स्पीति का ट्रिप कर रहे थे। एक चीज़ और है कि अगर आप पूरा सर्कल कंप्लीट करना चाहते हो तो हमें लगे थे पूरे 8 दिन। दिल्ली से जब हम लोग डे 1 स्टार्ट किया था, पूरे 8 दिन में हमने शिमला से मनाली का जो आपका ये पूरा सर्कल कंप्लीट किया था एंड 9वें दिन हम पूरे दिल्ली वापसी पहुंचे थे घर पे। एंड अगर आप शिमला से स्टार्ट करके शिमला से एग्जिट करते हो तो आप इजीली 6 दिन में इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेज के ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि आपको वहाँ पे होम स्टेज ही देखने को मिलते हैं मोस्टली। होटल्स वगैरह आपको काजा में देखने को मिल जाते हैं एंड होम स्टेज का जो प्राइस रहता है वो 1000 से 1500 रहता है पर नाइट का, और जिसमें आपको एक रूम मिलता है जिसमें आप 2 से 3 लोग रह सकते हैं, जिसमें आपको वो लोग खाना भी देते हैं, मतलब बेसिकली उनको प्रॉपर किचन बनी होती है जिसमें बुखारी वगैरह लगी होती है, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो एक अलग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि होम स्टे प्रेफर करिए। अगर आपको बिल्कुल बजट में जाना है तो आप लोग मोनेस्ट्रीज में रुक सकते हैं, जिसमें आपको 250-300 रुपये से लेकर 400-500 रुपये तक का स्टे पर नाइट का इजीली मिल जाता है। मोनेस्ट्री बजट ऑप्शन है स्टेज के लिए। तो ट्रैवल का हो गया, स्टेज का हो गया, रुकने का हो गया एंड आई थिंक मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। बाकी अगर आप विंटर्स में जाना चाहते हैं तो दिसंबर से जनवरी का टाइम रहता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहती हैं, सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही वहाँ पे जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना बेस्ट टाइम है, अगर आप शिमला से जाइए, शिमला से आइए,
वेदर भी अच्छा होता है एंड इस टाइम टूरिस्ट भी वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। मई से सितंबर का महीना रहता है आपका पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी स्पीति वैली को लेकर। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट डाउन जरूर करके बताना स्पीति वैली के बारे में आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ट्रैवल करते रहिए और सपोर्ट भी बनाए रखिए अपना। बाय।